हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ये चैप्टर हम पूरा कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए होगा, आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको हाईलाइट सेक्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इससे पहले हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह है, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर के पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है हमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था। ठीक है, ये सबको पता है, जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे बुक में दिया हुआ है, तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैंने भी इसे लिख दिया है। तो जो हमें इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, वो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो 3 फेज़ में आएगा। पहला तो होगा बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम में, इंडिपेंडेंस से पहले का वो टाइम है। उसके बाद बिफोर कॉलोनियल रूल। बिफोर कॉलोनियल रूल मतलब कि जब ब्रिटिश यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य हमारे इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले का टाइमिंग। ठीक है, मतलब कि जब लोग राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे वो सब। ठीक है, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में। एंड उसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद का तो इसमें नहीं पढ़ना, बेसिकली जो पढ़ेंगे वो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो हमारा कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उस टाइम में हमारा इंडियन इकोनॉमी किस तरह का था। ठीक है, और उससे पहले मतलब कॉलोनियल रूल के आने से पहले, बिफोर कॉलोनियल रूल कैसी इकोनॉमी थी हमारे इंडिया की, उसके बारे में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, बात अगर हो रही है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स जब आए हमारे इंडिया में, तो उनका कोई ना कोई मेन पर्पस रहा होगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट जो भी हुआ, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा, क्योंकि हम भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होता है। ठीक है, तो जो इनका सोल पर्पस था, जो इनका मेन पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में, वो क्या था? टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर द ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, और उन्होंने बनाया था। ठीक है, जो हमारा इंडिया था, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है कि अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ के लोग, और पहले भी रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो रॉ मटेरियल्स को यहाँ से सप्लाई किया जाता था ब्रिटेन में। एंड उसके बाद ब्रिटेन से क्या आता था, यहाँ पे जो फिनिश गुड्स होते थे वो आते थे। ठीक है, तो मेन पर्पस समझ में आया। 2 पर्पस थे इनके। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे सोल पर्पस यही लिखा हुआ था, लेकिन बुक में आगे हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में कि इनका 2 मकसद था, 2 मेन मोटिव था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा। देखो, पहला मेन मोटिव ये था कि वो बनाए इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर, और दूसरा ये था कि जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स है उसको इंडियन मार्केट में बेचना। ठीक है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं से कुछ भी ना खरीदे, या फिर यहाँ की चीज़ें हैं वो भी ना खरीदे, यहाँ तक कि जो हमारे इंडिया में बनती हैं वो चीज़ें भी ना खरीदे। वो भी कहाँ से खरीदे? वो ब्रिटेन से बन करके जो चीज़ें आती हैं वो वाली। ठीक है, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब हम देखते हैं बिफोर कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये तो मेन मोटिव समझ में आ गया कि क्या था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का। अब हम पढ़ें कि कॉलोनियल रूल जब यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उससे पहले हमारा इंडिया था कैसा। ठीक है, तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, जितने भी लोग थे वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, किसी के अधीन जा करके उन्हें काम नहीं करना पड़ता था। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था यहाँ का? मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, जो भी लोग रहते थे गाँव में। ठीक है, सब लोगों का मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, उससे जो भी चीज़ें उन्हें मतलब मिलती थी एग्रीकल्चर में, वो राइस उगा लिए, गेहूँ उगा लिए, धान चावल, ये जो भी उगाते थे वो। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपना उगाते थे, उन पर किसी का कोई ज़ोर दबाव नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। उसके अलावा हमारे पास है वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल्स एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स एट्सेट्रा। अब देखो, उसके अलावा एग्रीकल्चर तो इनका मेन सोर्स था ही, उसके अलावा जो हमारा इंडिया था वो एकदम बहुत अच्छे से जाना जाता था। किस लिए? यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, हाथ से बनाए हुए जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी यहाँ की। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंडिया की चीज़ें इंडिया में ही पॉपुलर नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और
इसका जो पॉपुलैरिटी जो इसकी थी, इसका जो नेम और फेम था वो क्या था, रेपुटेशन के बेसिस पे था। मतलब कि जो रेपुटेशन था कि यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें मतलब बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी कमोडिटीज़ होती हैं, जब यहाँ से जाती हैं मार्केट में तो उसका एक अलग ही लेवल होता है, ठीक है। मतलब कि उन पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल प्योर होती थी, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है कि रेप्यूटेशन से यही बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो चीज़ें होती थी उस पर लोग विश्वास करते थे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। अब जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में कौन सी चीज़ें हो सकती थी, तो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल में मतलब जो साड़ियाँ और कपड़े जो बनाए जाते थे हाथों से, आपको पता होगा कि हाथ से बनाए जाते थे। लेकिन एक चीज़ और थी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती थी, अब चाहे वो साड़ी हो, कोई भी कपड़ा हो, या फिर कोई भी स्टोन मेटल का बना हुआ चीज़ हो, जो भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती थी वो थोड़े महंगे होते थे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी एक पॉपुलैरिटी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। आगे देखो, उसके अलावा एग्जाम्पल में हमारा है मुस्लिन बंगाल का, जिसका ओरिजिन बंगाल है, ठीक है। मतलब बंगाल में ये ज़्यादा, इसका जो ओरिजिन है वो बंगाल में है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है, ओके। और बंगाल में कहाँ पे, ढाका में, ढाका पहले बोलते थे, ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम हो गया ढाका, और ये अब बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये बंगाल में हुआ करता था और इसी के आसपास में ये मुस्लिम की खेती होती थी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, कॉटन टेक्सटाइल है। इसको ना जो हमारे फॉरेनर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो इसका जो फाइनेस्ट एकदम प्योरेस्ट जो पार्ट होता था इसका, ठीक है, उसको शाही मलमल कहते थे या फिर खास मलमल कहते थे। अब शाही और खास से ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है, मतलब एक स्पेशल चीज़ है। तो शाही और खास ये लोग मतलब इसको, ठीक है, ये जो हमारा मुस्लिम है, इससे जो भी कपड़े वगैरह जो भी तैयार किए जाते थे उसको कौन यूज़ करता था, तो जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो यूज़ किया करते थे। जो मतलब जिनके पास पैसा होते थे, जो रिच व्यक्ति होते थे, वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ का है, ये हमारे इंडिया का है, ठीक है। तो कहीं ना कोई खास चीज़ तो है। अब आते हैं हम इंडिया के कॉलोनियल रूल में, ठीक है, कि कॉलोनियल रूल के टाइम में क्या हुआ। पहले तो पढ़ लिया हम कि हमारा जो इकोनॉमी था वो इंडिपेंडेंट था, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। और एग्जांपल में हमारा ये भी दिया हुआ है कि मुस्लिम बंगाल का जो था, ठीक है, उसको शाही मलमल और ख़ास मलमल भी बोलते हैं, मलमल का कपड़ा बोला जाता था ना, अभी बोला जाता है। तो वो एकदम पॉपुलर था, ठीक है। अब कॉलोनियल रूल जब आया तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा, आपने देखा होगा बुक में ये हेडिंग दिया हुआ है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो अब सीधा सा अगर हम समझे तो कॉलोनियल रूल में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो बहुत ही कम हुआ। डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे देश में हमारे लिए बहुत कम हुआ, ठीक है। उन्होंने जो भी करा अपनी कंट्री के लिए करा, अपने ब्रिटेन के लिए करा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय देम वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। जितने भी पॉलिसीज इन्होंने लाए हमारे इंडिया में, वो सारे किसको प्रमोट करते थे, वो सारे उनके होम कंट्री को प्रमोट करते थे। जो भी होता था सब बस उनके फ़ायदे के लिए होता था, उनकी कंट्री के फ़ायदे के लिए होता था, ठीक है। वो यहाँ से हमने सबसे पहले पढ़ा ना, ये चीज़ पढ़ा था कि उन्होंने यहाँ की जो चीज़ें थी, रॉ मटेरियल्स थे, उसको ले जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वहाँ का जो फिनिश प्रोडक्ट था वो लाते थे। तो इससे क्या होता था, उनके कंट्री का डेवलपमेंट होता था, हमारे कंट्री का नहीं। आगे हमारे पास है ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब आगे बार बार यही चीज़ आती रहेगी कि उन्होंने क्या कर दिया, हमारी कंट्री को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और क्या किया, जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ करते थे ब्रिटेन से जो आते थे, वो आने लगे हमारे इंडिया में। तो इंडिया सप्लाई करता था रॉ मटेरियल, वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो आता था हमारे कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। अब बात देखो आती है, आगे भी हम पढ़ेंगे शायद इस चीज़ को, ठीक है, कि जो हमारा रॉ मटेरियल था, तो अब देखो हमने पहले ये पढ़ा कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसी क्या बात हो गई कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी ही ख़त्म हो गया। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे भी हुआ करते थे और हमारे इंडिया में डिमांड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमारे इंडिया में जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, जिसकी वजह से लोग किसके पीछे भागने लगे, जो फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते थे ब्रिटेन से बन करके उसके पीछे, क्योंकि वो सस्ते हुआ करते थे, ठीक है। और सबको सस्ता ही चीज़ चाहिए था
और सस्ते और अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो सब लोग उसका डिमांड करने लगे। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिस्ट की हम बात करें कि कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इन्हीं इकोनॉमिस्ट ने क्यों की, कॉलोनियल रूल जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट वो भी कर सकती थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, उसने इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने की कोई भी कोशिश नहीं की। ठीक है, क्योंकि उसे इंडिया से मतलब था ही नहीं, उसे किससे मतलब था, अपने होम कंट्री ब्रिटेन से। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनने कोशिश की है, वो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाई, फिंडले शिराज एंड वीके आरवी राव और आरसी देसाई, जिनमें कि इन पांचों का नाम आप याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जिनमें वीके आरवी राव जो थे, इनका जो मत था, ठीक है, मतलब इनने जो भी एस्टिमेट्स निकाले मेजर करके, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर पहले का नहीं है, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का है। ठीक है, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड किस तरह का था, ऑक्यूपेशन कैसा था, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं अब वो सब होगा ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, मतलब मोस्टली लोग गाँव में रहते थे और वो खेती ही करते थे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि एग्रीकल्चर हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में रुकावट आने लगी, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब वो क्यों आने लगी, बहुत सारे सिस्टम की वजह से, और ये सिस्टम लाए गए थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने लागू किए थे और जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें स्टैग्नेशन आए थे। ठीक है, उसमें रुकावट आई थी, बाधा आई थी। तो सबसे पहले हमारा लैंड सेटलमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लैंड सेटलमेंट है। लैंड सेटलमेंट में आता है जमींदारी, जमींदारी सिस्टम, जिसमें कि जमींदारों को खेत दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरा था, एग्रीकल्चर में क्या ही आएगा हमारा, एग्रीकल्चर में जो भी हमारे ज़मीन है वो सब आएंगे। ठीक है, उनमें जो पैदा होगा, जो भी चीज़ें पैदा होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किसके हाथ में चला गया, जमींदार के हाथ में। जहाँ तक कि जाना चाहिए था किसके हाथ में, कल्टीवेटर्स, जो खेती करने वाले लोग थे उनके हाथों में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। कहाँ चला गया, सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जमींदार के हाथ में। ठीक है, अब जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि वो क्या करते थे, वो बस रेंट कलेक्ट करते थे। ज़मींदारी सिस्टम हमें पढ़ना है क्लास 12th की हिस्ट्री बुक में। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ और कैसे जो ज़मींदार थे वो बिहेव करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है तो हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक तो कि उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया, एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरी बात ये थी कि वो रेंट कलेक्ट करने के लिए एकदम तुरंत से पहुंच जाते थे, कोई भी स्पेसिफिक डेट दिया हुआ रहता था। आगे हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें और लागू हो गई थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो बस रेंट लेने पहुंच जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है, एक तो कि उनके पास पूरे साल तो पानी मिलेगा नहीं, अभी तो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन पहले सारा चीज़ किस पर डिपेंड करता था, जो बारिश होती थी उस पर। तो बारिश अगर अच्छी खासी नहीं हुई और उनके पास जो भी हमारे पास अभी खाद वगैरह होते हैं वो सब भी उस टाइम में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मतलब खेती करने के लिए अभी जो भी हमारे पास साधन हैं जिसकी वजह से खेती अच्छी होती है, उनमें से कोई भी चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं था। और बारिश की अगर बात हम करें तो बारिश की वजह से हो सकता है कि बारिश ज़्यादा हो जाए, कम हो या फिर हो ही ना, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो अगर अच्छी नहीं हुई है तो ऐसा हो सकता है ना कि ज़मींदार उनका जो भी रेंट है वो माफ़ कर दे, न ले उनसे, न कर वसूल करे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ज़मींदार बस पहुंच जाते थे। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, बस उन्हें रेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो एक और सिस्टम है रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है,
अब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था? रिस्पॉन्सिबल फॉर जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड है ना, जिसमें जमींदार पहुंच जाते हैं एकदम फटाक से कल्टिवेटर के घर पे मांगने के लिए, ठीक है, रेंट कलेक्ट करने के लिए, वो एटीट्यूड अडॉप्ट करने के पीछे कौन सा कारण है? रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, ये भी है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे ज़मींदार होते ही थे जो पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते थे जो कि हो सकते हैं अच्छे हो थोड़े, ठीक है, जो कि सोच रहे हो कि अभी बारिश अच्छी नहीं हुई है, जो कल्टीवेशन था वो अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, लोगों के पास होंगे नहीं पैसे देने के लिए, रेंट कलेक्ट हम कहाँ क्यों ही करें, मतलब माफ़ कर देते इस साल का, ऐसा हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे हो भी सकते थे, होते भी होंगे, 100 में से एक हो सकते हैं। लेकिन ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, इसकी वजह से उन्हें कलेक्ट करना ही पड़ता था, क्योंकि इसमें क्या था, एक ऐसी स्पेसिफाइड डेट एकदम तय कर दिया जाता था, और उस दिन तक एकदम ज़मींदारों को रेंट कलेक्ट करके और जो ब्रिटिशर्स थे उन तक पहुंचाना ही पहुंचाना होता था, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर इनके जो भी राइट्स हैं, ज़मींदार के जो भी राइट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, वो उसे खो देंगे। तो अपनी चीज़ों को खोने से ज़्यादा अपने राइट्स को खोने से अच्छा है कि वो जाकर के रेंट कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के पीछे एक रेवेन्यू सेटलमेंट वाला रीज़न भी था। देखो, जो प्रॉब्लम्स थे जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जिससे कि क्या हुआ था, बाधाएं उत्पन्न हुई थी, वो था लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लेजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि एग्रीकल्चर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें ही नहीं होती थी उस टाइम में, ठीक है। होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थी, वो इसको बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रही थी, और जो ज़मींदार थे वो भी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमने पढ़ा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। अब लोगों को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाने लगा? जो कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉटन, जूट वगैरह, इन सब में लोगों को ज़्यादा, मतलब लोग इसको ज़्यादा डेवलप करने लगे, इसका कल्टीवेशन ज़्यादा करने लगे, ठीक है। पहले तो क्या था, राइस वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सब करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कैश क्रॉप में ये टी, कॉफ़ी वगैरह सारा उगाने लगे, क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा फायदा होता था, ठीक है। और यहाँ तक कि ज़बरदस्ती उनसे करवाया भी जाने लगा, ऐसा नहीं है कि एकदम सारे लोग अपने ही मन से करते थे, ठीक है। जैसे कि इंडिगो की खेती थी, इंडिगो की खेती तो लोग अपने से नहीं करते थे, ज़बरदस्ती भी उनसे करवाया जाता था। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल चाल था? एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने देखा, अब ये बोल सकते हो कि हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, हम कहाँ पहुँच गए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में पहुँच गए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसकी क्या हाल चाल थी भाई, देख लेते हैं। तो सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, एकदम सिस्टम से इंडिया को क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगने ही नहीं दिया, ठीक है। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जब बंद हुआ, लोगों ने इसका डिमांड ख़त्म कर दिया हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है, तो क्या हुआ, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब कि जो लोग हाथ से बुनते थे, बनाते थे कोई चीज़, तो अब उनके पास तो जॉब बची नहीं, क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी वो बिकती नहीं, अब बिकेंगे नहीं तो बनाएंगे क्यों, और बनाएंगे नहीं तो उनके पास काम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। उसके साथ साथ इंडियन कंज्यूमर मार्केट में, ठीक है, क्या हो गया, एक नया डिमांड आया। किस चीज़ का नया डिमांड? वही जो मैंने पहले बताया था कि जो ब्रिटेन से गुड आती थी वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती थी। लोगों को अब सस्ता गुड चाहिए, और वो अच्छी भी होती थी, ठीक है। तो क्या चाहिए, लोगों को सस्ता चाहिए, तो यही नया डिमांड था कि उन्हें वही सारी चीज़ें खरीदनी है, इंडिया का सामान नहीं खरीदना, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें नहीं खरीदनी, क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती थी और हाथ से बनाई होती हैं। अब देख सकते हो, हाथ से बनाई हुई चीज़ें और जो मशीन से बनाई हुई चीज़ें रहती हैं, दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों ही बहुत डिफरेंट होते हैं। अब उसके बाद आया हमारा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, उसका जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, लेकिन बहुत ही धीरे, ठीक है। जैसे कि कॉटन मिल्स लगाए गए, जूट मिल्स, उसके बाद है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एट्सेट्रा, ये सारे मिल्स लगाए गए। ये तो बेसिकली जो महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन मिल्स लगाए गए थे, वो इंडियन के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। उसके बाद जो जूट मिल्स हैं बंगाल में जो था, ठीक है, उसको कौन डोमिनेट करता था, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वही, ठीक है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाया गया। उसके अलावा सीमेंट, पेपर और शुगर के लिए भी इंडस्ट्रीज लगाई गई, ठीक है।
और ये नहीं ध्यान नहीं देना कि हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया होगा, इसमें भी इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है, इनके खुद के डेवलपमेंट के रीज़न होंगे। उसके बाद है अदर डेवलपमेंट्स जो उन्होंने करे, ठीक है, जैसे कि उन्होंने रेलवेज़ बनवाए। अब आप सोच रहे होंगे रेलवेज़ भी हमारे लिए थे, रोडवेज़ हमारे लिए थे, पावर जनरेशंस, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और जो भी डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट्स थे वो भी हमारे लिए किए? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया ये सब, ठीक है। हालांकि इससे आज हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन उस टाइम में भी होता था। बट बेसिकली जो उनका मेन मोटिव था वो खुद के लिए था, वो अपने होम टाउन, होम कंट्री ब्रिटेन के लिए था, ठीक है, ब्रिटेन के लिए वो जो भी कर रहे थे ब्रिटेन के लिए कर रहे थे। रेलवेज़ को वो उन्होंने स्टेब्लिश किया इंडिया में कब? 1850 में। ये जो अदर डेवलपमेंट्स जो हम ये पढ़ रहे हैं, वो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सारी चीज़ें हमारी शामिल हैं, ठीक है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रेलवेज़ और रोडवेज़ क्यों बनाया उन्होंने? ताकि उनके जो भी रॉ मटेरियल्स जो यहाँ से ले जाने हैं वो अच्छे से पोर्ट्स तक, जो सी पोर्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचा सके, जो रेलवेज़ होते हैं वहाँ तक पहुँचा सके, ठीक है। रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ तक कम से कम इजली पहुँचा सके, ठीक है। रेलवेज़ की वजह से क्या हुआ? रेलवेज़ की वजह से जो सी से उन्हें जाना होता था, ठीक है, जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होते थे, जब वो उसका यूज़ करते थे, उसका यूज़ क्या हो गया? कम हो गया। उन्होंने रेलवेज़ का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दिया और वो जल्दी पहुंच भी जाते थे और उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी जितना कि उन्हें क्या होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट से होता था। एक और चीज़ थी कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो क्या था, वो थोड़ा इससे मतलब ज़्यादा उसमें खर्च होता था, ठीक है। तो रेलवेज़ और रोडवेज़ का हो गया, लेकिन रोडवेज़ कितना भी अच्छा बना हो, गांव के एरिया में तो रोडवेज़ उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जब फ्लड्स वगैरह आते थे तो वो रोड गांव और शहर दोनों इक्वल हो जाता था, उतना ही मतलब बाढ़ की वजह से नुकसान होता था, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इनने क्या किया, रेलवेज़ रोडवेज़ बनवाए, यहाँ से जो चीज़ें थी, रॉ मटेरियल्स थे, उसको ले जाने के लिए और वहाँ से फिनिश्ड गुड को लाने के लिए। उसके अलावा पावर जनरेशन का काम किया, ठीक है। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा था यूज़फुल, ठीक है, लिखा हुआ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में एकदम, टेलीग्राफ, ठीक है। तो वो क्या था, कम्युनिकेशन के लिए था, और कम्युनिकेशन इंडियंस को तो करने नहीं थे उतना, ठीक है, वो किसको करने थे? उन्हें ही करने थे, ठीक है, अपने होम कंट्री से। उसके अलावा पोर्ट्स बनवाए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अदर डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट्स, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड में कौन सी चीज़ें आती हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, या तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सिंपल है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है, अब वो कंट्री भेजने वाला हमारा हो सकता है और देने वाला कोई और हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ से ये दे रहा है, यहाँ से ले रहा है, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल कर दिया हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। मोनोपोली कंट्रोल मतलब सिर्फ अपना हक जमाए रखा, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडिया था उसमें एंशियंट टाइम से ही ट्रेड होता था, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना फेमस था, तो ट्रेड होता था तभी तो फेमस था, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इसने क्या करा, ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल कर दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल्स कौन कौन सी चीज़ें जाती थी ब्रिटेन में? सिल्क, कॉटन, ऊल, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा। और फिनिश्ड गुड्स वहाँ से क्या आती थी? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स और लाइट मशीनरीज वगैरह, ठीक है। वो ये हमारे इंडियन मार्केट में आती थी और ये जाती थी कहाँ? ब्रिटेन में, ठीक है। अब उसके अलावा एक तो मोनोपोली कंट्रोल हो गया, और इसने अगर इजाज़त दे किसी के साथ करने की, ठीक है, फॉरेन ट्रेड करने की, तो उसका नाम भी आपको याद करना चाहिए। ये चाइना, सेलोन जिसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं आज, और पर्सिया जिसको ईरान के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिर्फ इन कंट्रीज़ के साथ ही हम कर सकते थे ट्रेड, उसके अलावा सिर्फ किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, और किसी भी कंट्री के साथ नहीं, ठीक है। देखो सरप्लस एक्सपोर्ट तो होता था भाई, हमारी कंट्री से सरप्लस एक्सपोर्ट होता था, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स थे उनका सरप्लस एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। लेकिन वही एक्सपोर्ट जो हमारे इंडिया से दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं, जो ब्रिटेन के साथ हो जा रहे थे, ठीक है, तो हमारे ही कंट्री में क्या होता था, उनका जो दाम था वो बढ़ जाता था, क्योंकि यहाँ से चले गए तो यहाँ पे हो सकता है कि क्वांटिटी कम हो गई और पीपल ज़्यादा है, तो क्या करता था, दाम बढ़ा दिया जाता था। या फिर कभी कभी तो ये होता था कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल गुड्स हैं वो अवेलेबल होते ही नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा कम होते थे, स्कार्सली अवेलेबल होते थे, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में। अब उसके बाद है फॉरेन ट्रेड में ही आ जाता है हमारा स्वेज कैनल, जो 1869 में बनाया गया। जब ये बना तो इसके हेल्प की वजह से जो ब्रिटेन के साथ ट्रेड था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजली सप्लाई होने लगा। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या,
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी हमें ज्योग्राफी की बुक में पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो उतना डिटेल हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, इसमें दिया हुआ क्या है हमारे बुक में वो हम बेसिकली देखेंगे। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। 1881 में बहुत सारे डिटेल्स कलेक्ट किए गए। किस चीज़ के बारे में? तो ब्रिटिश इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे डिटेल्स, ये क्या है, सेंसस 1881 में कलेक्ट किए गए, ठीक है। अब हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है, ठीक है। 10 साल के बाद हमारा जो होता है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो कलेक्ट की जाती हैं। तो 1921 से पहले जो हमारा इंडिया था वो फर्स्ट स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, और 1928 के बाद कहाँ पे आ गया? सेकेंड स्टेज में आ गया, ठीक है। किस चीज़ के? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें कि उस टाइम की लिटरेसी रेट क्या थी, तो लेस देन 16%। बात कहाँ की हो रही है? ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ठीक है। लिटरेसी रेट 16% थी, जिसमें कि फीमेल लिटरेसी रेट अबाउट 7%। हेल्थ फैसिलिटीज़ एकदम अनअवेलेबल थी पब्लिक के लिए, और अगर अवेलेबल थी तो वो थी हाई कॉस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या था? बहुत ही ज़्यादा हाई था, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि 32 ईयर्स में ही लोग मर जाते थे। मोर्टेलिटी रेट इसीलिए हाई था क्योंकि 32 ईयर्स में मर जाता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मृत्यु हो जाती थी। अभी तो फिर भी हमारा 69-70 है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, सर्विस सेक्टर में कितनी थी, वो सारी चीज़ें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हो कि ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन, 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्योंकि उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, बहुत कम थी, तो 10%। और जो सर्विस सेक्टर थी उसमें 15 to 20%, ठीक है। बस यही था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे रीजनल वेरिएशंस भी थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में आगे हमारा शामिल है आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। उसके अलावा बॉम्बे, बंगाल। यहाँ पे क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे लगाए जा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके अलावा जो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब है, इस एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था। एक ही टाइम की बात हो रही है, अगर हम 1921 की बात कर रहे हैं तो एक ही समय में, इसी समय में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, बंगाल और बॉम्बे में क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, और उड़ीसा, राजस्थान में क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो एक ही टाइम की बात है। तो बस इतना ही हमें पढ़ना था इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, और बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लाइक ज्योग्राफी वगैरह, तो प्लेलिस्ट उसका है दिया हुआ, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।